हाय, वेलकम टू दिस ऑनगोइंग सीरीज क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू मैथमेटिक्स को सीखने का प्रयास करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इन दिस सीरीज वाज कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं IIT JEE 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस। पिछले एपिसोड में हमने 2007 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसके क्रम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे हमने प्रयास किया था कि उसको समझा जाए। तो उसी कड़ी में आज की सीरीज 2008 के क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड है। सो लेट अस सी हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड और उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में 3 सेट्स गिवन हैं। ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है और IIT का ये एक तरीके से एडवांस का फेवरेट कैटेगरी है जिसके अंदर हमें एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज को पढ़ने के बाद 3 या 2 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है हमें। तो इस पैसेज में 3 सेट्स गिवन हैं। सेट A जिसको डिफाइन किया गया Z सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेट B Z such that modulus of Z minus 2 minus iota is equal to 3, and set C जिसमें real part of the product of 1 minus iota into Z की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इस सेट्स को हमें फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा इसको समझना होगा एंड उसके आधार पे फिर हमें आगे के आंसर्स को बताना होगा कि कौन कौन से आंसर्स इसके होने वाले हैं। राइट, सो इस क्वेश्चन में जैसा कि 3 सेट्स गिवन है तो सबसे पहले सेट को फिर से हम रीडिफाइन करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो इसको पहले हम देखेंगे कि कौन से रीजन को या फिर कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। सो पहला पार्ट है सेट A के लिए। सो सेट A के कॉरस्पॉन्डिंग जो दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पहले जूम करना पड़ेगा। Z इज इक्वल टू लेट्स से x प्लस आयोटा y। तो इसके आधार पे जब इसमें आप देखोगे सो मिल जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकली एक एरिया या फिर रीजन को रिप्रेजेंट करता है जो y इज इक्वल टू 1 लाइन के अबव होगा। अब आते हैं दूसरे सेट के ऊपर। सो सेट B के कॉरस्पॉन्डिंग जो कुछ दे रखा है वो है z माइनस 2 माइनस आयोटा द होल मॉड इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा हुआ है z माइनस 2 माइनस आयोटा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो z माइनस Z1 द होल मॉड इज इक्वल टू कोई फिक्स क्वांटिटी k है। तो अगर ऐसा हो तो हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये समझते हैं। सो दिस इज z इज़ अ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स इट इज़ अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x, y पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और Z1 एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x1, y1 मान लेते हैं उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये z माइनस Z1 का मॉड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम Z1। सो अगर ये हमारे पास z माइनस Z1 का मॉड डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम Z1 रिप्रेजेंट करता है तो ये डिस्टेंस ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल टू k जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो आप सोच के देखिए कि Z1 अगर फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स पॉइंट है किसी एक प्लेन में और Z एक वेरिएबल पॉइंट है उसी प्लेन में और उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है, तो ऐसा कर्व हो सकता है केवल सर्कल। यानी कि मॉड ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल टू k एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर Z1 इज सेंटर of circle and k is going to be the radius of circle. So यहाँ आपको वैसे ही इसको भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा। So let's see how। हमें इसको इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में जिसमें यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। So of course हम इसे लिखने वाले हैं मॉड z माइनस 2 प्लस आयोटा होल मॉड इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर होगा 2, 1
एंड रेडियस की वैल्यू होगी 3 यूनिट। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसा कि पहले ही कहा गया कि z हमने लिया है x प्लस आयोटा y, सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस थिंग हियर। तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस आयोटा द होल मॉड इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के का जो डिफरेंस है उसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हम रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे। सो ऑफ कोर्स वी विल गेट x माइनस 2 एज अ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्टेंट, और यहाँ मिल जाएगा y माइनस 1 आयोटा द होल मॉड इज इक्वल टू 3। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा रियल पार्ट स्क्वायर्ड प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर्ड द होल रूट। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी x माइनस 2 द होल स्क्वायर्ड plus y minus 1 the whole squared square root of 3 sorry square root of this whole quantity, और इधर साइड में हो जाएगा 3। तो अगर मैं इसको फिर से स्क्वायर करूं तो हमें मिल जाएगा x minus 2 the whole squared plus y minus 1 the whole square is equal to 9। और जिन्होंने ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा उन्हें ये पता चल गया हो कि ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसमें 2 1 उस सर्कल का सेंटर है और ये आर स्क्वायर यानी कि रेडियस की वैल्यू 3 है, और यहाँ से भी हमने वही देखा था। तो ये जो सेट ए था वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करता था जो y इज इक्वल टू वॉल लाइन के अबव है, और जो सेट बी है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 2 1 है और रेडियस 3 यूनिट है। अब आते हैं तीसरे सेट के ऊपर। तीसरा सेट गिवन है, डिफाइन कैसे किया गया तीसरे सेट को, इट्स अ रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा टाइम्स z का प्रोडक्ट इज इक्वल टू रूट 2। तो हमें इस 1 माइनस आयोटा को z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट इक्वेट कर देना है 2 से। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा एंड देन z की जगह पे x प्लस आयोटा y। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हो। हमें चाहिए रियल पार्ट, दैट मीन्स हमें वो पार्ट चाहिए इसके प्रोडक्ट में जो आयोटा से फ्री हो। सो आयोटा से फ्री कब हो सकता है, जब ये 1x से मल्टीप्लाई हो एंड ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो, तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 देगा, और ये -1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा। मैं उसको करके बताता हूँ। आप जब इस निगेटिव आयोटा को पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट निगेटिव आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू रूट 2, और जिससे केवल रियल पार्ट मैंने ले लिया है, इमेजिनरी पार्ट वाले को छांट दिया है। तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2। तो अब आपने देखा कि ये एक सर्कल था और ये क्या है, अ लाइन, एक ऐसा लाइन जिसके x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इक्वल हैं और वो इंटरसेप्ट रूट 2 है। तो अब हमें बताना है इन्हीं तीनों के आधार पे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर। उसके पहले जब 3 चीज़ें निकल गई हैं तो इनको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम उसको एग्जैक्ट पहचान सके कि हमें कौन चीज़ें कहाँ दे रखी हैं। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। तो मैं एक बार फिर से इन तीनों को यहाँ लिख देता हूँ कि वो तीनों चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था सेट ए के कॉरस्पॉन्डिंग वो था y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग था एक सर्कल जिसका सेंटर 2,1 है एंड रेडियस 3 है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन था x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2। अब हमें इस तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस।
दिस इज आवर सर्कल x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square is equal to 9. अब आते हैं अगले पार्ट पे जो कि दे रखा है लाइन, और ये लाइन का इंटरसेप्ट है √2 y एक्सिस पे भी और √2 x एक्सिस पे भी. सो ये है 1 और ये है 2, तो उसके बीच में कहीं यहाँ पे होगा √2. सो लेट्स से दिस इज √2, 0 एंड 0, √2 फिर से 1 के अबव होगा, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं होगा. लेट्स से दिस इज 0, √2. अब इन दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाला जो लाइन होगा वही लाइन होगा x plus y is equal to √2. लेट अस ज्वाइन दैम. सो ये एक लाइन हो गया हमारे पास x plus y is equal to √2. अब जैसे ही आपने ये ड्रॉ किया हमारा क्वेश्चन इजी बन गया और ये अब सॉल्व हो जाएगा इजीली. आप देखिए कैसे. अब आपसे पूछा गया पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि इफ z द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो इस a b c के इंटरसेक्शन में मतलब तीनों सेट में कौन एक कॉमन होगा या फिर कौन कौन से टर्म्स आपके कॉमन मिलेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे. तो ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को बताना है हमें कि इस कर्व पे, इस लाइन पे और इस रीजन में कौन से पॉइंट्स कॉमन हैं. तो ये कर्व है सर्कल जो आपको रेड या पिंक से दिख रहा है, ये लाइन है येलो जो कि ये लाइन गिवन है, एंड देन ये रीजन है जो y इज इक्वल टू 1 लाइन के अबव है. सो ऑब्वियसली इस b और c का इंटरसेक्शन पॉइंट जो यहाँ पे होगा वो पॉइंट तो आपने ढूंढ लिया और इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ भी होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जो y ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में होना चाहिए वही होगा. तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दो कर्व्स का और इस रीजन में होते हुए केवल यही पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए लेटर से. तो इस पॉइंट को ही हम वो पॉइंट मानेंगे जो इन तीनों सेट में कॉमन है. इसलिए इसका आंसर जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना था केवल 1 होगा क्योंकि वो एक ही पॉइंट हम ढूंढ पा रहे हैं. सो दिस इज़ आवर दैट पर्टिकुलर z जो कि हमें फाइंड आउट करना था जो तीनों में कॉमन है. सो इसका आंसर हो जाएगा b. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. दूसरे पार्ट में पूछा ये गया है, सो इसका तो आंसर हो गया बी. अब आते हैं दूसरा पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 उस पूरी सीरीज़ का. सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है लेट z बी एनी पॉइंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो देखो इसका लैंग्वेज इसमें कहा गया z बी एनी पॉइंट. तो उसे ने अभी तक आपको हिंट नहीं दिया कि कितने पॉइंट्स होंगे, इसलिए वो कह रहा है कि एनी पॉइंट इन दिस. बट आप लोगों को पता चल गया है कि हमारे पास इस इंटरसेक्शन में तीनों इंटरसेक्शन केवल एक ही पॉइंट है, तो हमें केवल उसी पॉइंट पे फोकस करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ इसने कहा है कि अगर z इज़ एनी पॉइंट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c देन मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 माइनस i द होल स्क्वायर लाइज बिटवीन. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाई बिटवीन का मतलब कोई एक रेंज है क्या, कि इसकी दोनों का जो सम होगा वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, कोई इंटरवल होगा क्या. ऐसा नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि जो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है वो डिस्गाइज फॉर्म में ऐसे दिया जाता है कि वो किसी दो नंबर्स के बीच का आंसर है. तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर मिले और आपको बताने कि वो एग्जैक्टली जो नंबर मिला है वो किन दो नंबर्स के बीच का है. तो ऐसा भी ये संभव हो सकता है. तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकली ये लोग क्वेश्चन सेट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी नाउ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन है वो है z प्लस 1 माइनस आयोटा का होल मॉड स्क्वायर्ड एंड देन z माइनस 5 माइनस आयोटा द होल मॉड स्क्वायर्ड. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो मॉड ऑफ z प्लस आयोटा माइनस 1 है इसको हम खाली मॉड के पार्ट को समझेंगे डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो पहले उसको उस पैटर्न में लिखना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में. तो ये हो जाएगा z और यहाँ से ये माइनस का साइन. सो वी कैन राइट -1 एंड प्लस आयोटा होल मॉड एंड देन स्क्वायर. यहाँ हो जाएगा z और फिर से माइनस का साइन होना चाहिए फॉर्मेट में. तो ये हो जाएगा z एंड -5 एंड प्लस आयोटा द होल मॉड स्क्वायर्ड.
अब आप इसको कैसे समझोगे? आसान है समझना, देखते हैं कैसे समझेंगे। तो इसने पूछा ये है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। सो लेट मी फर्स्ट ऑल्सो शो यू द ऑप्शंस व्हाट वी हैव। ओके, सो ऑप्शन ये चारों दिख रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? ये है z का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? -1,1। इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया? 5,1। तो अब उसी z का जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में है, इस z का डिस्टेंस -1,1 से जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर, और उसी z का डिस्टेंस 5,1 से जो आएगा उसका स्क्वायर का सम क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा कि ये पॉइंट -1,1 एंड 5,1 इस पूरे पिक्चर में कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहले हम वो फाइंड करते हैं। आसान है, चूँकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 है, और y = 1 लाइन तो पहले ड्रॉ किया ही है। इसका मतलब कि दोनों पॉइंट्स इसी लाइन पे कहीं ना कहीं अवस्थित होंगे। हमें अब निकालना इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ होगा। तो आप देखिए, जो इसका जो सेंटर था वो था 2,1, और इस सर्कल का रेडियस है 3। तो आप 2 से 3 यूनिट आगे जाओगे इस y = 1 लाइन पर होते हुए, तो आप पहुंच जाओगे 5 पे। इसका मतलब जो इस सर्कल का डायमीटर है जो y = 1 लाइन के अलोंग है, उसका एक एंड पॉइंट हो जाएगा 5,1। एंड सिमिलरली अगर आप 2 से 3 यूनिट पीछे जाओगे, क्योंकि रेडियस इसका 3 है, तो आप पहुंच जाओगे -1 पे, और इसलिए जो दूसरा एंड होगा उसी डायमीटर का वो हो जाएगा -1,1। इसका मतलब कि z का डिस्टेंस आपको निकालना है -1,1 से जो आएगा उसका स्क्वायर, एंड z का डिस्टेंस 5,1 से जो आएगा उसका स्क्वायर, एंड देन उसका सम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज योर, ओके, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स से इट इज वाइट, ये, एंड देन ए वाला डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया p, इसको मान लिया q। सो अब आप इजीली समझ सकते हो कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें फाइंड करना है PA² प्लस QA²। अब इनको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, z तो हमें पता नहीं है कि z क्या होगा। अगर z पता होता तो हम -1,1 से उसका डिस्टेंस फाइंड करते। तो क्या z हम फाइंड करेंगे क्या? नहीं। मैं बताऊंगा कि z को फाइंड करने के लिए इसने क्यों नहीं कहा था। अब आप देखिए, यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट्स हैं वो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स, और ये डायमीटर इस सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा वो होता है 90 डिग्रीज। ये तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो ये डायमीटर जब सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्रीज बनाएगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये जो AP होगा और जो AQ होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स होंगे, यानी कि PQ उसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये PA² प्लस QP² ऑफ कोर्स क्या बन जाएगा? PQ²। और आप PQ आप बता सकते हो क्या है? PQ बस डायमीटर है, और इसकी रेडियस दे रखी थी 3। सो 3 को ट्वाइस कर देंगे तो हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसका मतलब ये एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी इसकी वो हो जाएगी 36। और आपसे बस केवल ये ट्रिकली इसने आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया था कि ये रेंज की तरह होगा, बट नहीं, आपने आंसर पाया 36। तो आपको केवल ये देखना है कि 36 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो वो है 35 एंड 39 के बीच में। इसलिए इस 4th क्वेश्चन का, यानी कि इसके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा C। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इसका तीसरा पार्ट, इसमें कहा गया कि Z be any complex any point in this A intersection B intersection C and let W be any point satisfying this thing। तो W क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई? W -2 - I is less than 3। और तुम्हें फाइंड करना है mod Z माइनस mod ओमेगा प्लस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है।
तो इसके लिए फिर से आपको वैसे सोचना पड़ेगा z माइनस 2 माइनस आयोटा, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2,1 को, तो ये सेंटर है और ओमेगा या सॉरी w एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से जो होगा वो हमेशा 3 से कम होगा। अब इस सर्कल का रेडियस 3 है, यानी कि w जो पॉइंट होगा वो हमेशा इस सर्कल के इनसाइड रहने वाला है। सो हम इसको केवल इतना इंटरप्रेट करें कि w is a point, or sorry, is a point, yes, we can write point or complex number inside the circle। मतलब वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो लेंथ है 2,1 से वो 3 से भी कम है, तो वो सर्कल के सरकमफ्रेंस में जाएगा, बिल्कुल सरकमफ्रेंस के एंड तक बिल्कुल छू सकता है। एनीवेज, तो अब W का पोजीशन हमने बता लिया कि वो कहाँ होगा इसके आधार पे। अब हमें बताना है कि इसके बारे में कि ये क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आपको केवल इतना जानना है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो z1 माइनस z2 का होल मॉड, सो ये जो क्वांटिटी होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 से बड़ी होगी। यहाँ जो बाहर वाला आपको साइन दिख रहा है मॉड का या बार का, वर्टिकल बार का, वो एब्सोल्यूट वैल्यू को दर्शाता है, क्योंकि आपने मॉड z1 पहले ही फाइंड कर लिया। सो दिस इज फिक्स्ड एज अ कांस्टेंट, दिस मॉड z2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड कांस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, उसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। इसका एक काउंटर पार्ट प्रॉपर्टी भी होता है जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ऑलवेज लेस दैन मॉड z1 प्लस मॉड z2। अब आपको कैसे पता है कि ये यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा? आप यहाँ देखो, जो इसने जो पूछा है उसने मॉड z1 माइनस मॉड ओमेगा पूछा है या मॉड w पूछा है। सो मॉड z1 माइनस मॉड w पूछा है, उसमें +3 तो बाद में हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि बीच में माइनस का साइन होना चाहिए और ये दोनों मैग्नीट्यूड के साथ होने चाहिए माइनस। ओके, तो हमें इसी को यूज़ करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा z माइनस w का मॉड इज़ ग्रेटर दैन मॉड z माइनस मॉड w का होल मॉड। आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम w, इजंट इट? और z कहाँ है भाई? तो आप अब ध्यान से देखो कि जो z है वो इस सर्कल पे सरकमफ्रेंस पे है, और w आप कह रहे हो, यहाँ पहले से भी अपने फाइंड किया, w इज़ अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, और w जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ पे इस बात को कंफर्म कीजिए कि जो डिस्टेंस ऑफ z होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ z w से मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर वो w जस्ट इस z के लोकेशन के डायमेट्रिकली अपोजिट चला जाए और बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे टच ही करे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि इसका रेडियस 3 दे रखा है इस सर्कल का। तो z माइनस w का जो मॉड होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा, क्योंकि वो w ना कभी सरकमफ्रेंस पे जा सकेगा और ना ही वो एग्जैक्टली 6 यूनिट का लेंथ z से बना पाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 6 से छोटी होगी। तो हम अब क्या करेंगे कि इस बीच वाले टर्म को यहाँ से उड़ा देंगे और हम इन दोनों इनइक्वालिटी को साथ ले लेंगे। तो क्या लिख लेंगे? मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ w शुड बी लेस दैन 6। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं कि वो जैसे कि 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू हो सकती है वो -5 से 5 के बीच में होगी, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से छोटी है। तो वो नेगेटिव क्वांटिटी भी होके फिर मैग्नीट्यूड उसका बना होगा और वो 5 से छोटा होगा। तो कोई भी नंबर -5 से 0 भी लेंगे तब भी उसका मैग्नीट्यूड 5 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ इस बाहर वाले वर्टिकल बार को मैंने भी बताया था कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है।
तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हमें हटाना होगा तो हमें लिखना होगा मॉड z माइनस मॉड w शुड बी लेस देन 6 एंड शुड बी ग्रेटर देन -6। लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था मॉड z माइनस मॉड ओमेगा या मॉड w प्लस 3 की वैल्यू। इसलिए हम इस पूरी इनइक्वालिटी में हर एक पार्ट में 3 को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी -6 प्लस 3 देन मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3 देन 6 प्लस 3 एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द आंसर यू वांटेड। तो ये हो जाएगा कितना? -3 और इधर चला जाएगा 9, यानी कि इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कह सकते हो 9 एंड द मिनिमम वैल्यू 3, यानी कि जो क्वांटिटी है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, -3 एंड 9, एंड सो द आंसर इज अगेन डी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि इसने कहीं भी क्वेश्चन में z को फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है, और ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। और उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ जियोजेब्रा एप्लेट में। ओके, सो अब हम लोग आए हैं जियोजेब्रा के अंदर। ये इसमें ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ ये समझाना है कि उसने z को एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए क्यों नहीं कहा था उस क्वेश्चन में, और अगर z करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहता तो हमें कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो लेट्स सी। सो पहले हमें इस रीजन को ड्रॉ करना था y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इज योर रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू यहाँ पर नहीं लिखा, फिर भी ये रीजन एग्जैक्टली वही बताता है जो हमें चाहिए था। x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो एक सर्कल है जो हमने ड्रॉ किया था। एंड देन फाइनली y इज इक्वल टू √2 माइनस x, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ये तीन चीज़ें हमसे कही गई थी ड्रॉ करने के लिए। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि मान लो कि मैं इन दो कर्व्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये जो z है उसी के बारे में इसने पूछा था। दिस इज योर z। सो इसके बारे में इसने पूछा था, इस पॉइंट को। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट को हमें निकालना पड़े, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हियर। आप देखो ये कितना पॉइंट है, -0.76, 2.17। हालांकि दूसरा पॉइंट भी यहाँ इंटरसेक्ट होके आएगा, दैट इज हियर, और ये है 3.17 एंड -1.76। तो ये z अगर आप निकालने के लिए कहा जाता तो आपको सॉल्व करना पड़ता है x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 को x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से। मतलब इस सर्कल और लाइन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती, जो कि मुश्किल थी। और यहाँ आपको सीधे ये सॉफ्टवेयर बताता है कि जो पॉइंट मिल रहा है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो -0.76 एंड 2.17 आएगा। और अगर आप रूट के फॉर्म में लिखोगे इरेशनल नंबर के फॉर्म में, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा। बिकॉज यू नो कि यहाँ से जब y को रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और उसमें रूट इन्वॉल्व होगा, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कठिन होगा। आप लोग करके उसको देख लेना। और इसी वजह से उसने जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कहीं भी z को फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया था। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए ये रीज़न आपसे नहीं पूछा जाता कि ये रीज़न गिवन है। सपोज वी हैव ओनली गिवन दिस सर्कल एंड द लाइन। तो अगर मान लेते हैं कि सर्कल और लाइन ही गिवन हो, रीज़न ना गिवन हो, तो पहले का उत्तर कितना होता? पहला जो क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिए, याद कीजिए, दिस वॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें ये भी पॉइंट मिलता, और चूंकि y ग्रेटर देन 1 दे रखा था तो हमने इसी वजह से ये पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब दूसरी बात, अगर ये पॉइंट मिलता तो हमारे उत्तर दूसरे वाले आंसर पे कुछ प्रभाव पड़ता क्या? मान लेते कि रीज़न नहीं दे रखा था y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या दूसरा वाला जो क्वेश्चन था इसमें कि आपको क्या करना था, उस z को लोकेट करके डायमीटर के एंड पॉइंट से उसके डिस्टेंस फाइंड करनी थी और उसको स्क्वायर करके फिर सम करना था। तो उस केस में क्या होता है कि ये भी पॉइंट कंसिडर होता, और अभी भी वो जो पॉइंट्स गिवन थे वो डायमीटर पे ही होते। तो आप चाहे इस z का डिस्टेंस, इस पॉइंट A का डिस्टेंस फाइंड कीजिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, स्क्वायर करके सम कीजिए, या फिर इसको फाइंड कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तब भी उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला था, बिकॉज इसने साफ कहा इट इज़ एनी पॉइंट। तो हम अगर दोनों पॉइंट्स को लेंगे तब भी हमारा आंसर एग्जैक्टली सही आता।
तो ये दो बातें मुझे थोड़ी सी लगी कि आपको बताना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। सो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2008 से। नेक्स्ट नाउ we are going to do the second question what was asked in 2008 from the chapter complex number. Let us see it. So आपके पास क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड पॉज कीजिए, देखिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, एंड देन वी विल डू इट। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या है वो। अ पार्टिकल P starts from the point Z0 1 + 2 iota where this thing it moves first horizontally away from origin by 5 units and then vertically away from the origin by 3 units to reach a point Z1. From Z1 the particle moves √2 units in the direction of vector I plus j and then it moves through an angle pi/2 in anticlockwise direction on a circle at origin to reach a point Z2. The point Z2 is given by this. अभी इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। कहा ये गया कि एक पॉइंट Z0 है 1,2, वहाँ से एक पॉइंट पार्टिकल मूव करता है। पहले वो 5 यूनिट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करता है ओरिजिन के बियॉन्ड, तो ओरिजिन को छोड़ते हुए, एंड देन उसके बाद जहाँ वो पहुँचता है वहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, और फिर वो जहाँ पहुँचता है वहाँ से उस पॉइंट को उसने Z1 कहा है। फिर वहाँ से वो I + j के अलोंग जो वेक्टर बनता है I + j, उसके अलोंग √2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और फिर वो जहाँ पहुँचता है उसके बाद फिर उस पॉइंट को ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल अगर हम अज्यूम करें तो उस सर्कल के अलोंग आप रोटेट कर दोगे, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के अलोंग pi/2 यूनिट से, pi/2 यूनिट एंगल से। तो अब जो फाइनल लोकेशन मिलेगा वो मिलेगा Z2 का। तो हमें बताना है कि वो फाइनल लोकेशन एक्चुअली इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यही क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिए एंड देन वी विल सी हाउ वी विल डू इट। ओके, सो अगेन हम इसमें क्या करने वाले हैं, पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। लेट्स सी। सो फिर से हमने यहाँ लिया एक y एक्सिस, देन वी विल टेक दिस x एक्सिस। पहला पॉइंट दे रखा है उसने 1,2, लेट्स से दिस इज 1,2। यहाँ से इसने ट्रैवल किया होगा 5 यूनिट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से दूर जाता हुआ 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट। तो ये पहले से था 1,2 और 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो x में इंक्रीज होगा, y सेम रहेगा, तो ये मिल जाएगा 6,2। एंड देन यहाँ से फिर वो आगे मूव करेगा वर्टिकली, कितना यूनिट, 3 यूनिट्स। सो 3 यूनिट का डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, तो 6 से 1 2 और 3, लेकिन वो पहुँच जाएगा यहाँ पर, और 2 से वो, क्योंकि वो अब x एक्सिस फिक्स रहेगा, x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, और y कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट का इजाफा होगा। सो दैट विल बी गोइंग टू बी 6,5। इस पॉइंट को ही उसने कहा है Z1। अब Z1 से वो फिर से मूव करेगा कहाँ पे, किसी वेक्टर के अलोंग I + j वेक्टर के अलोंग। सो I + j का मतलब है कि अगर मान लेते कि यहाँ पे कोई मैंने एक वर्चुअल एक्सिस ड्रॉ किया, तो आपको मूव करना होगा बिल्कुल स्ट्रेट इस I + j के अलोंग। सो I + j का मतलब क्या है अभी, कि x एक्सिस से उतना ही ओरिएंटेशन जितना y एक्सिस से, तभी तो y + j बनेगा। इसके अलोंग कितना मूव करना होगा आपको, √2 यूनिट। तो मान लेते हैं कि वो √2 यूनिट यहाँ मूव करके उसने वो चला गया होगा इस पॉइंट पे। और अब क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये है हमारे पास लेंथ √2। ये कैसे पता रहा कि ये लेंथ √2 होगा, उसने दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा। पहले ये पॉइंट ढूंढते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर ये लाइन IJ है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 45 डिग्रीज, और आप 6,5 पे पहले से हो, और आपने यहाँ से अगर मूव किया होता तो ये पॉइंट कितने, ये लेंथ हमने मान लिया, सपोज कीजिए कुछ भी A और ये मान लिया B। सो ये लेंथ, लेट्स से A, दिस लेंथ इज B। सो A हो जाएगा √2 कोसाइन 45 डिग्रीज, दैट मीन्स 1 यूनिट, और B भी हो जाएगा
1 यूनिट, क्योंकि वो हो जाएगा √2 sin 45 डिग्रीज। तो ये तो आपने ऐसे फाइंड किया, लेकिन आप अपना इंट्यूशन कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आई जे के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, आई प्लस जे के अलॉन्ग, और इसने हाइपोटेन्यूज इसका √2 दे रखा है, आप देखो, क्योंकि आपने मूव किया लाइक दिस। सो अगर ये लेंथ √2 है और ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस वाई एक्सेस से और एक्स एक्सेस से, तो ये तभी संभव है जब ये 1 होगा और ये 1 होगा। इसलिए 6,5 से 1 यूनिट का डिस्टेंस मूव करेगा वो हॉरिजॉन्टली, एंड 1 यूनिट का डिस्टेंस वो मूव करेगा वर्टिकली। इसका मतलब जो नया वाला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा डार्क दिखाऊं। सो ये पॉइंट जो होगा वो मिल जाएगा 7,6। नाउ द क्वेश्चन इज इजी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7 + 6i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पोजीशन को अब हमने क्या किया है, यहाँ पढ़ते हैं। देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 यूनिट π/2 इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कल एट ओरिजिन टू रीच अ पॉइंट Z2। तो अब ये सर्कल ओरिजिन से लेंगे, ओरिजिन उसका सेंटर है, और इनफैक्ट वो कहा गया है कि यहाँ से इसको हम ज्वाइन करके मान लेते हैं कि सर्कल पे रोटेट कराएंगे लाइक दिस, और वो मूव कितना करना है आपको? π/2 यूनिट का डिस्टेंस। तो अगर आपको ध्यान होगा पिछले क्लास में या पिछले एपिसोड में मैंने इस चीज़ को बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो और आप अगर इस सर्कल पे रोटेट कराते हो, तो जो ये लेंथ यहाँ होगा वो लेंथ यहाँ भी होगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली मूविंग ऑन द सर्कल। सो इस वजह से ये सर्कल थोड़ा सा गलत बन गया है। सो यू नो व्हाट आई मीन। तो आप इसको जब मूव कराओगे π/2 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एग्जैक्टली वही इफेक्ट होगा अगर मैं 7 + 6i को मैं i से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जो फाइनल पोजीशन होगा पॉइंट Z2 के लिए वो हो जाएगा 7 + 6i टाइम्स i, इसलिए हो जाएगा -6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा +7i, एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो देख सकते हो कि जो लास्ट क्लास में 2007 वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन में एपिसोड नंबर 1 में जो चीज़ डिस्कस किया गया था, उसका एग्जैक्टली यूज़ यहाँ पे हो रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई करके हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिएंटेशन को π/2 यूनिट से एडवांस कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 2 क्वेश्चंस थे 2008 से, एंड that's it. I don't have any other method to solve these questions. Alright, so that's it for today's video. इसमें हमने 2008 के IIT JEE के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इसके थ्रू हमने कुछ अलग चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने PDF का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे बस यही मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उस PDF के थ्रू पहले क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट कर लोगे। मैंने वहाँ आंसर या फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया है, बिकॉज आपके पास ढेर सारे मटेरियल हैं आंसर्स एंड सॉल्यूशंस के। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको जहाँ भी लगे कि आपको हेल्प लेना है किसी बुक से तो ले लीजिए। उसके बाद आप अगले एपिसोड में देखिए कि कहीं मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड अलग है या फिर कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिल पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया हो, क्योंकि कलेक्शन करते समय या फिर कंपाइल करते समय हो सकता है कि मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया हो किसी इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे करना चाहिए था, जो मैंने स्किप कर दिया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स।